नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप मेरा चेहरा देखने के लिए लालायित होंगे। तो देखिए आपके समक्ष मैं हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, वो आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। अब देखिए इसको, आप शुरुआत करते हैं यहाँ से। और ये आज का टॉपिक है द हैब्सबर्ग एम्पायर। तो ये आपके समक्ष है और यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन जो बनता है उसको मैं शुरू में आपको, द हैब्सबर्ग एम्पायर, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले। द हैब्सबर्ग एम्पायर was a patchwork of many different regions. देखिए, एंड पीपल्स, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ये इनवर्टेड कोमा में बंद है और उसके बाद में ये था एक्सप्लेन, इसको विस्तार से बताइए आप। तो ये हम पढ़ेंगे आज। द हैब्सबर्ग एम्पायर वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, एक्सप्लेन। तो यहाँ सबसे पहले एक मैं डायग्राम थोड़ा सा एक लेना चाहूँगा। और ये मान के चलिए आप, ये हैब्सबर्ग एम्पायर है ये, और ये इसकी राजधानी है। यहाँ अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग कबीले के लोग रह रहे हैं। उनसे किस प्रकार से इसका नाता है कैपिटल का। राजा किंग यहाँ रहता है, जो राजा है वो किंग यहाँ रहता है और ये उसकी कैपिटल है। अब किस प्रकार से इनका जो वास्ता है, जो रिलेशन है इन सब के साथ, वह इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूँगा। आप पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन सा है। बाकायदा हम एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर करेंगे और ये क्लियर करने से ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ये बीच का जो हिस्सा है ये आप इनकी कैपिटल है। अब यहाँ देखिए आप, राजा वहाँ रहता है कैपिटल के अंदर। तो यहाँ मैं आपको लिखने के मूड से थोड़ा इसको हम तैयार करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा भी कर देते हैं ताकि हम इसको समझ सके। इसको लाइन में होगी, लाइन को मिटा देते हैं और थोड़ा सा इधर आ जाए। अब हम इसको बाकायदा यहाँ से देखते हैं। द हैब्सबर्ग एम्पायर वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। ये का यही क्वेश्चन आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक बार आ चुका है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको विस्तार से हम क्लियर करेंगे तो ये आपकी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इस आंसर के अंदर ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो अलग अलग जो गोले हमने बनाए हैं ये यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जिसके तहत जो वहाँ के कबीलाई लोग हैं, यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग परिवेश के साथ, संस्कृति के साथ, अलग अलग उनका जो पहनावा है उसके साथ, उनकी भाषा लैंग्वेज के साथ जो ये लोग रहते हैं, उन सबको क्लियर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ इसी में आपको जो बुक का ये जो लिखा हुआ है यही मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। यहाँ सबसे पहले देखिए आप, इसमें इंक्लूडेड है क्या है, अल्पाइन रीजन। जिस प्रकार से हमारे यहाँ हिमालयाज है उसी प्रकार से वहाँ पर भी एक एरिया है, उसका नाम अल्पाइन रीजन है। उसके अंदर ये टायरोल है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया आज के समय में अलग देश है, सुडेटेनलैंड है, और इसके साथ साथ बोहेमिया। यहाँ के जो बोहेमिया के लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। मैं रिपीट करना चाहूँगा आपके समक्ष, अल्पाइन जो रीजन है वो उसमें टायरोल है, ऑस्ट्रिया है, सुडेटेनलैंड है, इसके साथ साथ बोहेमिया भी है। और ये प्रीडोमिनेंटली ये जो लोग हैं शुरू से ही ये लोग हैं ये जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। इसके साथ साथ नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें इटली भाषा बोलने वाले हैं। ये प्रोविंस बाद में यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये लोम्बार्डी है, लोम्बार्डी, और ये वेनेसिया है, लोम्बार्डी वेनेसिया है इटली का। जब यूनिफिकेशन हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से केवियोर ने फ्रांस के राजा के साथ संधि की, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए और ऑस्ट्रिया से लड़ाई करके इस 2 एरिया को वापस से लिया था, छीना था। तो ये अभी जो एरिया है वो हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा है।
तो ये लोम्बार्डी और ये वेनेसिया है, यहाँ के लोग भाई इटली की भाषा बोलेंगे भाई। अब इसके अलावा हंगरी, ये आज के समय में अलग देश है, और यहाँ के लोग मगयार भाषा बोलते हैं, और आधे हिस्से में मगयार भाषा बोलते हैं और आधे हिस्से में अलग अलग भाषा प्रकार की भाषा बोली जाती है। गलेशिया, ये भी नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ की जो उच्च जाति के लोग हैं वो पोलिश भाषा बोलते हैं। आज के समय में ये जो एरिया है ये पोलैंड बोला जाता है इसको। तो पोलैंड के जो लोग हैं उनको पोलिश भी बोलते हैं, और वहाँ की जो भाषा उसको पोलिश भी बोलते हैं। अब देखिए आप इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रुप है जिसका डोमिनेंट यहाँ पर है, बाउंड्रीज पर भी है, मैंने सब एक एक क्लियर किया, आपको सामने किया है। ये लोग किसान लोग हैं, ये लोग बोहेमियंस है, स्लोवाक्स है नॉर्थ में, तो नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो एक बार मैं यहाँ पर टिक नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ लो इसको, क्योंकि एक साथ टिक करने पर ये थोड़ा हिल जाता है। तो ये बोहेमियन स्लोवाक है, और स्लोवेंस है, कार्नियोला की, क्रोएट्स है, साउथ में रोमन्स है, ये ईस्ट में किसके, ट्रांसल्वेनिया की। तो ये सारा मैटर आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर करूँ। इसको यहाँ देखिए आप, सबसे पहले आपको दे रखा है ये, यहाँ देखिए नॉर्थ में बोहेमियंस और स्लोवाक्स, तो इनको भाई आप बोहेमियंस मान लो, इनको आप स्लोवाक्स मान लो। आपके समक्ष ये दो आपके समक्ष दे रखा है, और कार्नियोल स्लोवेंस भी है, क्रोएट्स भी है। तो ये स्लोवेंस हो गया और ये क्रोएट्स हो गया। लो भाई मेरे कर, ये साउथ के अंदर है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये रोमन्स भी लोग हैं यहाँ पे, ROUMANS, ये ट्रांसिल्वेनिया इस एरिया में। अब यहाँ आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मामला आपके समक्ष है। यहाँ हुआ क्या, कैसे ये, अब आप सोचोगे यार एक साम्राज्य के अंदर, एक राज्य के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग परिवेश के साथ, अलग अलग पहनावा संस्कृति है, उसके साथ फिर भी ये सब लोग एक साथ इस राजा के अधीन कैसे हैं? राजा ऐसा करता क्या है कि सब उसकी बात मान लेते हैं एक साथ? तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, राजा क्या करता है, समय समय पर बारी बारी पर सबको अपना निमंत्रण देता है कि आप मेरे पास आइए। तो यहाँ मैं थोड़ा आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये जो राजा है ये सबको निमंत्रण देता है। तो चलो ठीक है, इनको स्लोवेंस को निमंत्रण दिया, ये लोग इसके पास आए। तो ये राजा क्या है, अपने महल के अंदर है, ये उसका पैलेस है, ये राजा का पैलेस है। इस पैलेस के अंदर ये मान लीजिए इनका जो किचन वगैरह है यहाँ पे, तो ये उस बड़ी टेबल पर एक साथ इसको बिठाता है, साथ बैठते हैं दोनों राजा और वो पीजेंट्स है, वो साथ बैठते हैं और साथ ही खाना खाते हैं। तो राजा तो अपनी जगह राजा है, लेकिन वो जो प्रजा है, प्रजा का एक हिस्सा है, स्लोवेंस जो भी है, वो अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझते हैं कि भाई मुझे बुलाया गया, मुझे ये मौका दिया गया, इस प्रकार से। तो ये आपने नोट किया। दूसरा, इसके अलावा इनका बेड भी है, ये बेडरूम है इनका, बेडरूम है। तो बेडरूम के अंदर राजा का आपको पता है बेड बड़ा होता है। तो राजा क्या करता है कि बड़े बेड पर, चलो ठीक है, तो बड़े बेड के बगल में एक बेड और लगवा लेता है राजा। हम साथ सोएंगे, पूरी रात भर चर्चा करेंगे, हम आपके राज्य में क्या चल रहा है, आपके इलाके में क्या चल रहा है, वो कैसे मेरे लिए कैसे सहयोगी है, क्या टैक्स का क्या सिस्टम है, जो भी है वो सबसे पूरी रात भर मंत्रणा करता है। तो ये जो राजा है, राजा वो किसान लोग हैं, ये लोग बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं यार। एक राजा अपने आप को इतना हाई फाई समझता है नहीं, भाई हमें बराबर बिठाता है, बराबर बात करता है। फिर ये मामला क्या है, कैसे हमें फिर ये इससे अलग नहीं हो सकती। इसके अलावा वाइन, शराब भी भाई एक ही गिलास के अंदर ही पीते हैं साहब। पहले उसने वो घूट ले लिया, फिर वो उसने किसान कहा कि तू भी घूट ले एक साथ। हम भाई एक ही राजा प्रजा, कुछ नहीं भाई, हम दोनों भाई है बराबर ऐसे। तो इस प्रकार से, और मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे राजा उसको अपने समकक्ष बताने का प्रयास कर रहा है। ये सब कुछ आपने ये देखा। अब ये सुबह जाने का टाइम आ गया, तो यहाँ देखिए अब ये बड़ा हॉल है, यहाँ पर इसका स्वागत किया गया, बिठाया गया इसको यहाँ पर इस किसान को बिठाया गया, स्वागत किया गया, इसको नए कपड़े इसको दिए गए, और नए कपड़े भी एक नहीं को 10 कपड़े दिए गए, इसका तिलक करके स्वागत किया गया, और विदाई भी गाजे बाजे के साथ, ढोल बाजे के साथ, नगाड़ों के साथ इसकी विदाई की गई। तो ये जो सब कुछ अपने ये महल में राजा जो इसके साथ कर रहा है, और उसके बाद में धन दौलत के साथ इसको वापस से विदा कर दिया। ये जो किसान है, ये सभी किसानों का ये सरदार है, ये सभी किसानों का ये सरदार है। ये बड़ा खुश हुआ, और ये आने वाले, ये राजा से वादा करता है कि जैसे ही मैं इलाके में जाऊंगा, वहाँ पर मैं आपका मैसेज पहुँचाऊंगा, और कभी भी कोई विरोध नहीं होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसी प्रकार से बारी बारी से ये सबको अपने पास बुलाता है।
कि हर महीने बांट रखे हैं, भाई इस महीने में इसको बुलाएगा, इस महीने में इसको बुलाएगा, इस महीने में इसे बुलाएगा। इस प्रकार से राजा इन सबको अपनी जनता के जो हेड हैं, कबीलों की जो सरदार है, हेड है, अलग अलग कबीलों के, अलग अलग एरिया के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, उनके साथ अच्छा आदर सत्कार करता है। इसी वजह से ये सारे के सारे पॉलिटिकल, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा, ये पॉलिटिकल यूनिटी में रहते हैं एक साथ। देखो आप यहाँ पर भी लिखा हुआ भी आपके सामने, सच differences did not easily promote a sense of political unity। यहाँ पर आप देखिए आप कि इतना अंतर होने के बावजूद भी ये लोग एक साथ कैसे हैं, कैसे राजनीतिक रूप से एकजुट हैबिसबर्ग एम्पायर का हिस्सा बने हुए। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है, ये आंसर आपको भाई दिमाग में नोट करना है। द ओनली टाई बाइंडिंग, एक वो बंधन है जिससे ये सब जुड़े हैं, वो है डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज ए कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। एलिजेंस हो गया संपर्क, सबका एक साथ राजा से, और वो भी क्या है, सीधा डायरेक्ट राजा से संबंध है इनका, सीधी सी बात है, जो राजा है राजा से इनका सीधा संपर्क है इनका। तो इस प्रकार से सभी कबीले के लोग ये मानते हैं कि राजा से जब हमारा सीधा संपर्क है तो बाकी ये जो बिचौलिए हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब यहाँ पर जो राजा है ये एक प्रकार से एक कॉमन पीपल बना हुआ है वो राजा, लेकिन वो कॉमन पीपल या कॉमन पर्सन बना हुआ है राजा, लेकिन वो जब लोग आते हैं उनसे मिलने तो वो कॉमन पर्सन बना हुआ है। इसी वजह से ये सारा मामला चल रहा है। राजा कितना दिमाग वाला है, देखो आप, सभी जो कबीलों के सरदार आते हैं उनके सामने बिल्कुल एक कॉमन व्यक्ति बन जाता है और उनका उसी प्रकार स्वागत करता है। यही चीज़ इन सबको आपस में बांध रही है। तो मैं रिपीट कर दूं एक बार आपके समक्ष, ये आपका मैंने बता दिया कि राजा यहाँ रहता है, ये इसकी कैपिटल है हैबिसबर्ग एम्पायर की। अलग अलग जो कबीले के लोग हैं वो अलग अलग इलाकों में रहते हैं, उनकी भाषा अलग है, उनका परिवेश अलग है, उनका पहनावा अलग है और उनके तौर तरीके अलग है, जो भी है। लेकिन अब कहाँ कौन सा एरिया के लोग रह रहे हैं ये सब आपके समक्ष है। पूरा टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड, बोहेमिया, ये सब जो, और ये जर्मन भाषा बोलने वाले, लोम्बार्डी, वेनेशिया इटली का हिस्सा है, और ये हंगरी है, आज के समय में अलग देश है। हंगरी के आधे इलाके में magyar भाषा बोली जाती है, आधे इलाके में और क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। इसके अलावा गलीशिया, यहाँ पर पोलिश जो लोग रहते हैं ये यही भाषा बोलते हैं। आज पोलैंड अलग देश है। इस प्रकार से नीचे का हिस्सा भी देगा कि किसानों की बात की जाए तो वही भी मैंने बोहेमिया है, स्लोवेन्स है, ये सब क्रोएशिया है, रोमन्स है, ये सब मैंने आपको बताया है। और लास्ट में आपको मैंने रिपीट किया है आपको कि किस प्रकार से ये एक साथ राजनीतिक एकता बनी नहीं रह सकती। लेकिन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि ये सब टाई बाइंडिंग तभी संभव है क्योंकि जो राजा है वो कॉमन पीपल बना हुआ है, आम आदमी बना हुआ है। जो राजा है वो आम आदमी बना हुआ है, सीधी सी बात है। रहता बड़े आलीशान से है लेकिन एक आम आदमी बना हुआ है। ये समक्ष आपको मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब देखिए आप इसमें आगे चलते हैं। ये आपका न्यू टॉपिक है आपका, और इसको हम साफ करते हैं क्योंकि अब ये क्वेश्चन का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, आप जो बुक्स की लैंग्वेज है उसको भी बार बार लिखें। और मैंने कई बार बच्चों को सबको बताया कि जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं लिखोगे, जब तक इन चीज़ों के लिए नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होगी। मैंने भी जो हाफ बोर्ड है वो वाइट बोर्ड का बना रखा है। क्यों बना रखा है? ताकि मैं भी खुद हाथ से लिख के आपको बताऊं, और उसी प्रकार से आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने हाथों से नोट्स बनाने का प्रयास करें। वीडियो जब अपलोड हो जाए तो इसको बीच में रोक के जो मैंने साइड में आपको बातें बताई है, जो आउटलाइन किया है, उसको भी क्लियर करने का प्रयास करें। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं। पहले हम तो यहाँ पर जो नया हमारे सामने टॉपिक आता है वो है एरिस्टोक्रेसी क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्लास, अब क्लास तो चलो ठीक है मैंने लिख दिया, लेकिन आपका क्वेश्चन ही यहाँ तक आता है कि हाँ एरिस्टोक्रेसी क्या है, उच्च वर्ग क्या है, और वो भी यूरोप का। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं, हाँ अब देखिए आप, ये एरिस्टोक्रेसी है और सोशल एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर ये जो एरिस्टोक्रेसी है, उच्च
इसको हम लिखेंगे उच्च संभ्रांत वर्ग। लो भाई, आलिशान जिंदगी जीने वाले ये लोग हैं। तो ये एरिस्टोक्रेसी है, ऊंची जाति के लोग हैं ये। तो इनका पूरे यूरोप के महाद्वीप पर इनका दबदबा है, पूरे यूरोप के महाद्वीप पर इनका दबदबा है, ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं। अब देखिए, ये आपस में सब के सब यूनाइटेड है। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, इस उच्च वर्ग के जो उच्च संभ्रांत वर्ग है, सब के सब एक साथ हैं। कारण क्या है आप देखिए, आपके समक्ष ये थोड़ा सा इधर हो रहा है। हाँ, कॉमन वे ऑफ लाइफ, इन सब का जिंदगी जीने का एक ही तरीका है। ये अपने अपने इलाकों में उच्च वर्ग बने हुए हैं, इनका जिंदगी जीने का एक ही तरीका है। इस वजह से ये सब के सब अलग क्षेत्र दूर दूर रहते हैं, तो भी इनका एक ही तरीका है। दे ओवनेड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस, उनके पास में बहुत सारी ज़मीनें हैं, ज़मीनें जायदाद बहुत कुछ है। और उनका जो घर है वो बड़ा आलीशान है, पूरे गांव में सबसे बड़ा ऊंचे दर्जे वाला बहुमंजिला जो घर दिखाई देता है वो इन्हीं एरिस्टोक्रेसी लोगों का दिखाई देता है। इसलिए ये अपने आप में यूनिक दिखाई देते हैं। जब भी उनको जरूरत पड़ती है वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, डिप्लोमेसी के लिए। साफ साफ दे रखा है, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। मैं वहाँ भी नोट करा दूंगा, एक बार हम यहाँ नोट कर लेते हैं। उनकी फैमिलीज़ है वो सब आपस में जुड़ी हुई है, किससे? शादी के द्वारा जुड़ी हुई है। कि वहाँ के फलान सिंह के ज़मींदार ने अपनी बेटी की शादी वहाँ के फलान सिंह के ज़मींदार के बेटे के साथ की, तो वहाँ की जो बेटी वो राजकुमारी के समकक्ष हो गई और वहाँ का जो बेटा है वो राजकुमार के समकक्ष हो गया। इस प्रकार से आपने देखा ये दूर दो लोग रहते हैं तो भी आपस में जुड़े हुए हैं। इनकी जो संख्या वो कम है, हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। ऐसा कहते हैं कि ये टोटल 100, यदि 100 लोग हैं तो उसमें 15% ही लोग ये उच्च वर्ग के लोग हैं। वैसे हम देखे जाए तो भाई पॉपुलेशन किन की है? पॉपुलेशन है किसान लोगों की, पॉपुलेशन किसान लोगों की। अब ये सारा जिक्र मैंने आपको बता दिया और अब मैं आपके समक्ष यहाँ लिखना चाहूँगा। अब हम इसके बारे में बात करें। लैंडेड चलो आपको दिखाई दे, ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, ये मैंने आपको बता दिया। यूनाइटेड किस लिए यूनाइटेड है? यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। ये आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, वे ऑफ लाइफ। उनका जिंदगी जीने का एक ही तरीका है, उसके माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। ओनेड स्टेट्स, तो यहाँ स्टेट मतलब हो गया यहाँ पर हम वो कहेंगे भाई उसका होम भी कह दो, उसका लैंड भी बोल सकते हो आप, उसका भाई उसका घर भी है, उसका जो स्टेट्स है। तो कहाँ पे है? इन द कंट्री साइड, गांव के अंदर भी है, बड़ा घर है इनका भाई, गांव के अंदर भी कंट्री साइड। और कंट्री साइड के अलावा एंड आल्सो इन टाउन के अंदर भी भाई बड़ा शहर है, वहाँ पर भी इनका दबदबा है, घर है भाई इनका बड़ा हिसाब से। फैमिलीज वर कनेक्टेड, उनकी फैमिलीज वर ये ऐसे कनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई है, उनकी फैमिली आपस में जुड़ी हुई है बाई टाइज ऑफ मैरिज, बाई टाइज ऑफ मैरिज, ये शादियों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपके सामने, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, संख्या में कम है भाई, न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप, संख्या में ये कम है, ये संख्या में कम है। मैं एक बार रिपीट कर दूं आपको, इस पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं, फिल द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं, इसलिए रिपीट कर दूं। ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, तो ये कई बार इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं कई बार ये। ठीक है। ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इनका कॉमन वे ऑफ लाइफ है। इन्होंने भाई ज़मीन जायदाद वगैरह सब, चाहे वो टाउन की बात, पहले सिटी सब तो नया है,
पहले टाउन ही शब्द बोला करते थे, तो टाउन के अंदर भी इनका दबदबा है, घर है बड़ा, कंट्री साइड देहाती इलाकों में बड़े ज़मीन जायदाद खूब है इनकी, परिवार आपस में जुड़ा हुआ है इनका शादियों की वजह से, और न्यूमेरिकली है ये स्मॉल ग्रुप है, इनकी संख्या कम है, और वो मैं बता दिया कि 15% ही है, ये ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष आपको बताने का प्रयास किया कि ये एरिस्टोक्रेसी है। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ये नॉर्मली आपका 1 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। लो साहब, ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये आपका नया टॉपिक है, तो इसको इरेज कर देते हैं इधर वाले को, मिडिल क्लास। तो दोनों पर बारी बारी से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। इसमें 28 पेज है इस चैप्टर में, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-2 पेज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लेने का प्रयास करें। देखो आप, चलो, तो ये हमारा प्रीवियस टॉपिक पूरा हुआ, और अब हम जो नया टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो मिडिल क्लास। नया टॉपिक हमारा है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। पहले इसको समझते हैं। मध्यम वर्ग, हिंदी में इसको लिखते हैं भाई मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। लो भाई, ये आपके समक्ष है। अब मैं लिखने के मूड से थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, ताकि भाई आपको भी ये थोड़ा दिक्कत ना आए हिसाब से। यहाँ से देखिए आप, इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, पश्चिमी यूरोप की बात की जा रही है, सेंट्रल यूरोप की बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कहाँ कहाँ? पश्चिमी यूरोप में और सेंट्रल यूरोप की बात है। यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा लगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ? वहाँ पर ग्रोथ हुई टाउन्स में, और एक ऐसा वर्ग सामने उभर के आया जो उत्पादन पर आधारित था, जो बाजार में जो सामान बेच रहे थे, उस सामान को बनाने वाले या उसको बेचने वाले, दोनों चीज़ें हैं भाई। ये वर्ग उभर के सामने आया। अभी तक यहाँ पर नाम नहीं दे रखा इसका मिडिल क्लास, लेकिन आप देख लीजिए आप, इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। और ये कब शुरू हुआ? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध। सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ हो गया पूर्वार्ध और सेकेंड हाफ हो गया उत्तरार्ध। तो 18th सेंचुरी का मतलब हो गया 1701 से 1701 से लेकर 1800, ये हो गया। तो यहाँ पर बात की जा रही है आपके सामने 1751 से लेकर 1800 की बात की जा रही है। तब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि फ्रांस और जर्मनी के कुछ इलाकों में ये 19वीं शताब्दी में जाके शुरू हुआ मामला। मतलब ये मामला शुरू हुआ 19 मतलब 1801 से लेकर 19 वाला जो एरिया है, ये जो टाइम है, इसमें इनका शुरू हुआ। अब देखिए इसको आप, इन इट्स वेक अब एक न्यू सोशल ग्रुप धीरे धीरे ऊपर के सामने आ रहा है। वर्किंग क्लास के साथ साथ मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास, ये रही भाई। अब ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, फिर मैं आपको नोट के तौर पर बता दूंगा आपको मैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट बने हुए हैं, बिजनेसमैन बने हुए हैं, प्रोफेशनल बने हुए हैं ये। और ये यहाँ सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में इनके छोटे छोटे ग्रुप हैं, ये बन गए हुए 19वीं सेंचुरी में इनके बन गए हिसाब से। इनमें ये लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ उदारवादी सोच के लोग भी हैं, और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि देश एकजुट हो, नेशनल यूनिटी आए। और इसके साथ साथ जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची बिरादरी के लोग हैं, जिनको एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज बोला गया है, इनसे वापस ले लिया जाए, अबोलिशन। अरे समाप्त कर दो भाई, ऊंची जाति के लोग हैं ना, इनके पास ये इतना दिन का धन है, प्रॉपर्टी सारा सब कुछ है, सब बराबर कर दो, इंसान बराबर कर दो। चलो भाई ठीक है। अब हम इसको इधर इस साइड थोड़ा सा हिलेगा ये। तो सबसे पहले क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। कहाँ हुआ? सबसे पहला अपना ये है, तो मैं थोड़ा, ये है वेस्टर्न, ये वेस्टर्न में हुआ। और वेस्टर्न के अलावा आपको दे रखा है सेंट्रल यूरोप,
यहाँ यहाँ ये हुआ। चलो भाई, ये मैंने आपको बता दिया। वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के अंदर ये हुआ। अब इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, इससे हुआ क्या, इससे इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, एक एक चीज़ मैं आपको नोट कराता जाऊंगा। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, इंक्रीज्ड टाउन्स, तो टाउन भी बढ़े, टाउन्स बढ़े, और इसके साथ में हो गया इंक्रीज्ड, क्या हुआ इससे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में बढ़ी भी इससे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो बड़ा शहर हो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। ये आपके सामने दे रखा पूरा। अब वर्किंग क्लास के बीच में आ गए मिडिल क्लास, ये आगे मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास आ गए। मिडिल क्लास के लोग हैं, वर्किंग क्लास बढ़ी तो ये मिडिल क्लास के लोग, ये मिडिल क्लास इमर्ज्ड, सामने आई हुई एज इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति बन के सामने आए हुए। बाहर बारिश भी आ रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनमें कुछ बिजनेसमैन बन गए, कुछ इनमें बिजनेसमैन बन गए, और कुछ इनमें बन गए प्रोफेशनल्स, अपना अपना काम धंधा शुरू कर दिया भाई। जैसे भाई मैं आपके सामने वाइट बोर्ड के माध्यम से आपको हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ये सारे के सारे बता दिए। अब इनका ये कनेक्टेड विद वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, इनका ताना बाना जुड़ा हुआ है वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के साथ। अब एक लास्ट चीज़ इसमें, इनकी सोच क्या है, कैसे हैं ये लोग, तो ये एजुकेटेड है, सब आपके नोट्स में से एजुकेटेड है, लिबरल सोच के ये लोग हैं, लिबरल्स है, बता दिया आपको। और ये सबसे मेन बात, अबोलिशन ऑफ, क्या चाहते हैं भाई, अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। ये चाहते हैं भाई, ये बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म पर आधारित जो सुख सुविधा कुछ वर्गों को मिली हुई है उसको हटा दिया जाए। तो मैंने आपके समक्ष इसको क्लियर करने का प्रयास किया। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में बढ़ रहा है ये, और कहाँ ये बढ़ रहा है, ये इंग्लैंड में कब शुरू हुआ वो दे रखा है 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, वो टॉपिक आप इसमें डाल सकते हो आप। और यूरोप के अंदर जर्मनी फ्रांस में थोड़ा लेट शुरू हुआ। इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इसे क्या भाई, उत्पादन बढ़ गया। इंक्रीज टाउन्स, उत्पादन बढ़े तो वहाँ पर लोग आए, लोग आने से क्या हुआ कि टाउन बढ़ गया। ये इंक्रीज वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, और जब टाउन बड़े बड़े होने लगे, लोग मकान बनाने लगे, तो वहाँ पर लोग रहने के लिए भी आने लगे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इनमें से एक मिडिल क्लास उभर के आई, और यही आपका क्वेश्चन है भाई, मिडिल क्लास के बारे में क्या समझते हो। इमर्ज्ड एज इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति बन के उभर के सामने आए, बिजनेसमैन बन के उभर के सामने आए, प्रोफेशनल बन के उभर के सामने आए। इनका जो कनेक्शन है वो है वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के साथ। अब ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी पहचान क्या है, देखिए आप, ये पढ़े लिखे लोग हैं, उदारवादी सोच के हैं, और ऊंची जाति को जो सुख सुविधा मिली हुई जन्म से, उसको ये हटाना चाहते हैं। 2 बार मैंने आपको रिपीट कर दिया है, और थोड़ा अब हम आगे चलते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको सब समझाने, क्योंकि ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो गया आपका ये। अब पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके समक्ष। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज के जो टॉपिक बताए हैं बिल्कुल समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मेरा गला दबा हुआ है, उस प्रकार से जो हंसी आप मेरे चेहरे पर देखते हो वो इस प्रकार से आज थोड़ी गायब है, और मौसम के अनुसार, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो SST सब्जेक्ट है, यदि आपने खुश होकर नहीं पढ़ाया तो ये बच्चों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट है। 4 किताबें हैं भाई, 4 किताबें 4 दिशाएं मानी जाती है, मेरा ये मानना है। वो 4 दिशाएं जब किसी के पीछे चारों लग जाती है तो उसका इलाज संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए आप, हमारा नया टॉपिक है, हम इसको पहले हम आपको इसके सामने क्लियर कर दें। लिबरल नेशनलिज्म,
ये चीज़ हम आपकी, चलो पहले क्वेश्चन लिख दूँ मैं आपके, ताकि क्वेश्चन लिख दूँ आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स। What do you mean by, what do you mean by लिबरलिज्म? तो ये लिबरल और नेशनलिज्म से मिलके बनाई है। एक्सप्लेन इट विद, एक्सप्लेन इट विद पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा बहुत इकोनो थोड़ा सा स्पेलिंग, इकोनॉमिकली। हम ये भी ध्यान रखें भाई वर्बली कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब भाई हम इसको लेते हैं, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको हाथ में से लगाता हूँ ताकि हिले नहीं जो भी। इसको बिठा दें एक बार, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको टच करते, अब नहीं हिलेगा ये। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा लिबरलिज्म किससे आप समझते हो क्या? मतलब आप उदारवादी राष्ट्रवाद, इसका एक अर्थ ये हो गया, ये लिबरल नेशनलिज्म हो गया, और मैंने एक सारे उदारवादी राष्ट्रवाद, एक अच्छी सोच के साथ आपने इसको किया। ये देखो क्या है भाई। तो सबसे पहले हम बताते हैं जो ये लैटिन भाषा है लाइबर, तो लाइबर से ये वर्ड आया है लिबरलिज्म, ये शब्द उससे आया है, विचार आया। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है लिबरलिज्म शब्द है, ये लैटिन भाषा से है, लाइबर से, इसका मीनिंग है फ्री। भाई आप फ्री होना, स्वतंत्र होना, आज़ाद होना, अपने सविवेक से कार्य कर पाना, ये है। तो लिबरलिज्म का ये जो लाइबर से आया है। और मिडिल क्लास जो अभी उभर के सामने आई है, जो मैंने बताया, तो ये लोग ये समझते हैं कि इन्होंने और भी ये आगे बढ़ गए कि इन्होंने कहा कि फ्री नहीं, फ्री किसमें? इंडिविजुअल। भाई हम व्यक्तिगत हर मनुष्य फ्री हो। और दूसरा ये चाहते हैं कि हाँ कानून के समक्ष हम बराबर हैं। और ये भी चाहते हैं कि सहमति से, कंसेंट हो गया सहमति, सहमति से एक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी हम स्वीकार करें। मैं रिपीट करता जाऊंगा, कोई बात नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में कुछ विचारों पर ये एक मत हुए, और वह है स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो स्वायत्ता है उच्च वर्ग की उसको समाप्त कर दी जाए। क्लेरिकल प्रिविलेजेज है, जो जन्मजात जो सुख सुविधा मिली हुई है उसको हटा दिया जाए। एक संविधान का निर्माण किया जाए, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है पार्लियामेंट के थ्रू उसकी स्थापना की जाए। साथ साथ जब 19वीं शताब्दी आई तो इन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी है पर अधिकार भी अनिवार्य कर दिया, इनवॉयलेबिलिटी अनिवार्य कर दिया। लो साहब, इन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति, जो निजी संपत्ति है, हो सकता है हिंदी मेरी कमज़ोर हो, पर जैसा जो भी है, जो निजी संपत्ति है ये शायद ये आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, समझदार को सारा ही काफ़ी है। जो निजी संपत्ति है उसको भी अनिवार्य कर दिया कि भाई ये बड़े बड़े जो उच्च वर्ग के लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी लोग हैं, ये भाई किस प्रकार से कैसे बड़ा वो इन्होंने अपना महल किला वगैरह ये टाउन ज़मीन ज़्यादा बना रखा है, इनका इन पर हक है। तो ये जो नए नए लोग जो उभरे हैं उनका भी उनके जो संसाधनों पर हक होना चाहिए। अब चलो भाई हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सा? लाइबर, और इसका मीनिंग हो गया फ्री। अब दूसरी बात यहाँ पर हम नोट करें, आप फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, ये लोग ये भी चाहते हैं फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आज़ादी मिले, ये आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए, व्यक्तिगत आज़ादी मिले। ये भी चाहते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट भी चाहते हैं भाई, सरकार भी, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार भी बने ताकि वो चीज़ क्लियर हो गई, सरकार भी बनाना चाहते हैं वो भी, और गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति से, कंसेंट का मतलब हो गया सहमति,
ये लोग सहमति से कंसेंट भी बनाना चाहते हैं, और कुछ एंड ऑफ ऑटोक्रेसी भी चाहते हैं ये। अब यहाँ पॉलिटिकली कुछ चीज़ें सामने आ रही पॉलिटिकली, तो ये पॉलिटिकली यहाँ से शुरू हो गया, ये पॉलिटिकली है, ये शुरू यहाँ से हो गया पॉलिटिकली। ये पहला पॉइंट हमने शुरू कर दिया पॉलिटिकली, ये है, तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इस प्रकार से ये पॉलिटिकल चल रहे हैं। तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस समाप्त करना चाहते हैं। अभी पॉलिटिकल अपना टॉपिक चल रहा है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी चाहते हैं भाई, संविधान भी हमारा बने, वो भी ये चाहते हैं। और इसके अलावा और आप देखिए इसका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी चाहते हैं। और वो भी किस प्रकार चाहते हैं? थ्रू पार्लियामेंट। भाई उसके लिए एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, वहाँ पर हम बैठे, थ्रू पार्लियामेंट। तो ये पहला पॉइंट भी साथ साथ चल रहा है। और एक लास्ट वाला इसमें ये है इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी चाहते हैं भाई। लो भाई अनिवार्य, तो अब मैं थोड़ा इसको रिपीट कर दूं। अब इसमें क्या है कि परिभाषा भी आ गई। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर क्वेश्चन तो इसकी परिभाषा में आ जाएगा। परिभाषा का विस्तार से 1-2 लाइन जोड़ करके अपनी तरफ से आप लिख सकते हो। और भी कि ये लैटिन भाषा से ये शब्द लिया गया है, लिबरल लोगों ने इसको स्वीकार किया, इसका मीनिंग फ्री है। और फ्री के साथ साथ ये लोग, मिडिल क्लास के लोग ये भी चाहते हैं कि हमें व्यक्तिगत आज़ादी भी हमें प्रदान कर दी जाए। और इसमें एक पॉइंट शायद मैं बीच में छोड़ दिया मैंने, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। ये यहाँ मैं, हाँ, इक्वलिटी वाला हो गया, ऑफ ऑल, सब बराबर हो, बिफोर लॉ, बिफोर द लॉ। ये मैंने टॉपिक छोड़ दिया। मैं भी चाहूँगा ये जो टॉपिक है ये बीच में छूट गया था, ये भी इसी के अंदर है। तो ये आज़ादी भी चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि जो कानून बने वो चीज़ लोगों के लिए और छोटे लोगों के लिए, सबके लिए बराबर हो। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी चाहते हैं कि एक सरकार भी हो कोई जो हम सबको गाइड करे, एक सरकार भी ऐसा कुछ हो। तो ये कॉन्सेप्ट सरकार का है और वो सभी की सहमति से बने, सबकी सहमति से बने, एक ही सहमति नहीं, सबकी सहमति से बने। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो ऊंची वर्ग के लोग बने हुए हैं अपने भारत के हिसाब से, ऊंची जाति का बोलो जो भी है, उनको जो सुख सुविधा मिली हुई है जो जैसे जन्मजात, वो भी उसको हटा दिया जाए। एक संविधान का निर्माण किया जाए आपके समक्ष है। और प्रतिनिधात्मक, रिप्रेजेंटेटिव को प्रतिनिधात्मक सरकार की स्थापना की जाए, और वो भी पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट वहाँ पर बैठे भाई सब आपस में बहस करें। रोमन एम्पायर के समय में सीनेट थी, काउंसिल, सीनेट, ऐसे बहुत सारे शब्द है। अमेरिका वाले में जो राज्यसभा है उसको सीनेट आज भी बोलते हैं। और लास्ट है इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति जिसने कमाई है उसके पास उसको रखने का हक हो। तो बच्चों मुझे उम्मीद है इस प्रकार से ये टॉपिक मैंने बीच में नहीं छोड़ा है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो लिबरलिज्म है उसका सोशली और ये इकोनॉमिकली हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ आपका वो सपोज यू आर ए मर्चेंट ट्रेवलिंग फ्रॉम होरेमबर्ग टू नरम्बर्ग, वहाँ पर जर्मनी वाला इलाका दे रखा है, और वहाँ पर आपके सामने क्या क्या समस्या आई उसको हम लेके चलेंगे। और साथ में उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है वो कस्टम यूनियन है 1834 वाला, वो भी हम उसको पूरा करने का, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो के माध्यम से आप मेरे से जुड़े हुए हैं और मुझे आगे बढ़ाने का सपोर्ट करें, समर्थन भी दें। और इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और चैनल का नाम है, जैसा कि आपको परिचित, आप जानते हो, RK जोया सर। और मुझे उम्मीद है आप लोग इसी प्रकार से मुझसे जुड़ते रहेंगे। आगे से आगे आगे से आगे कड़ी है, चेन बनती जाएगी। और यकीन है मुझे आप सबके सपोर्ट पर एक दिन ये चैनल नंबर 1, इंडिया का नंबर 1 चैनल होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।